वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा सिलेक्शन बैच का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएँ। आज की वीडियो में हम लोग 45+ क्वेश्चनों को देखेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक का जन्म किस देश में हुआ है। तो बात करते हैं होम्योपैथिक का, तो होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है आपका 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथिक का जनक किसे कहते हैं, तो सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक कहते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक है इसका जन्म किस देश में हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। और होम्योपैथिक का जनक किसे कहते हैं, सैमुअल हैनीमैन को। और ये इसका होम्योपैथिक का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ढाका में स्थित है। और बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं, तो बिम्स्टेक में कुल 7 देश शामिल हैं। तो कह रहा है 7 जो 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय जो बैठक हुई है वो किस देश में हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बात करते हैं बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को। मुख्यालय ढाका है। इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन वो देश हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है और भूटान। ये 7 जो देश हैं बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो 17वीं बिम्स्टेक की बैठक हुई है वो श्रीलंका में हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव नामक उपन्यास को किसने लिखा है। जो लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव नामक उपन्यास है उसे वेलेरिया लुइसेली ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम तस्लीमा नसरीन की, तो तस्लीमा नसरीन द्वारा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लज्जा। लज्जा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तस्लीमा नसरीन की। अगर डगलस स्टुअर्ट की बात करते हैं तो डगलस स्टुअर्ट को 2020 में बुकर पुरस्कार मिला है। किस पुस्तक के लिए उन्हें दिया गया था, सगी बेन के लिए। किस पुस्तक के लिए, सगी बेन के लिए उन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। अब बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। तो रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, द रूम ऑन द रूफ। रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, द रूम ऑन द रूफ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो आप लोग इन चारों लेखकों की प्रसिद्ध पुस्तकों को याद रखिएगा क्योंकि बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव नामक उपन्यास किसने लिखा है, वेलेरिया लुइसेली। तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध पुस्तक है लज्जा। डगलस स्टुअर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है सगी बेन, जिनको हाल 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव गुर्दे में बनने वाला पत्थर ज़्यादातर, मानव गुर्दे में जो बनने वाला पत्थर जिसे आप
पथरी कहते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्जेलेट किस में प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट टमाटर और पालक में होता है। इसीलिए जब आप लोग पथरी की दवा करते हैं तो डॉक्टर मना करता है कि आप लोग टमाटर और पालक न खाएं, क्योंकि टमाटर और पालक में सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट की मात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो रेशम द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो रेशम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये रेशम कीट के लार्वा द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर रेशम की बात करते हैं, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर कहते हैं। और जो ये रेशम कीट का पालन किया जाता है किस पौधे पर किया जाता है? तो शहतूत के पौधे पर किया जाता है। किस पौधे पर? शहतूत के पौधे पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति हुई थी वो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो बात करते हैं बहादुर शाह जफर की। तो इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं नाना साहब की। तो नाना साहब कानपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लियाकत अली इलाहाबाद से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 की, वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया? नाना साहब। और इलाहाबाद से किसने किया? लियाकत अली। और बिहार से किसने किया था? आपके वीर कुंवर सिंह। और झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की उपजाति देखी गई है? तो हाल ही में जो हिमालयी लाल लोमड़ी की उपजाति देखी गई है वो कहाँ, किस राज्य में देखी गई है? उत्तराखंड में देखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून है। और उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? गैरसैंण बनी है, गैरसैंण। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गोरख धंधा जो शब्द था ये किससे संबंधित था? ये साधुओं से संबंधित था, गोरख धंधा। तो ये एक समुदाय को क्या करता था? ठेस पहुंचाता था, जिसके कारण इस गोरख धंधे शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो आपका हरियाणा राज्य सरकार ने लगाया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है, यह अध्ययन से संबंधित है। जो ओडोंटोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो बात करते हैं हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन का उल्लेख किया गया है। एक 352 है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो 352 जो है बा आक्रमण के लिए लगाया जाता है। और 356 जो है आपका राष्ट्रपति शासन है। और ये 360 आपका जो है ये वित्तीय आपातकाल है।
ये 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। ये किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोग अब 11 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। जो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं वो आपका डीएनए होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोक्रोमोसोम होते हैं, और 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। 2 जो आपका होता है यही बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है? तो जो नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है वो भारत देश ने की है। क्यों की है? क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो पहाड़ों पर क्या होता है कि वहाँ के पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगते हैं, जिससे वहाँ की सड़कें टूट जाती हैं। इसकी मरम्मत के लिए भारत सरकार ने नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? ढाका है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद है। और भारत के प्रधानमंत्री को आप जानते ही हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, O2 आणविक द्रव्यमान होता है। तो हमें ऑक्सीजन का क्या है? आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो 2 इसको द्रव्यमान को क्या आपको करना पड़ेगा? दोना करना पड़ेगा। 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? पंचायती राज की स्थापना किस अनुशंसा पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पंचायती राज की स्थापना की गई थी। सबसे पहले अगर बात करते हैं पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1959 में। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। देखिए, ऊर्जा की यूनिट की गणना के लिए फार्मूला होता है एन टोटल यूनिट बराबर, टोटल यूनिट आपका हो जाएगा, टोटल यूनिट बराबर होगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में क्या होता है? 1000 होता है। तो आपका यहाँ पे वाट कितना दिया गया है? 120 वाट दिया गया है विद्युत लैंप का। और कितने घंटे प्रतिदिन जल रहा है? 8 घंटे जल रहा है। कितने दिन जल रहा है? 1 दिन जल रहा है। और बटा में 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 12/96 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.96 यूनिट्स टोटल खपत होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.96 यूनिट की खपत होगी एक दिन में टोटल। तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000 होता है टोटल यूनिट निकालने के लिए।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? तो बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की। तो इसके तहत प्रत्येक किसानों को प्रत्येक माह 1000 रुपये की बिजली बिल में छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान राज्य ने अपने प्रदेश के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भी शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री हैं, तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूत्र में मनुष्यों द्वारा आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। तो बात करते हैं मूत्र में जो आमतौर पर कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो आप जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन कौन होती है? बी और सी होती है। तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित कौन होगा? बी और सी होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी उत्सर्जित होती है। अगर बात करते हैं विटामिन सी की रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है। विटामिन डी का जो होता है कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और विटामिन ई का आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। और विटामिन सी से आपका कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई जो है आपका नपुंसकता, जिसे आप कहते हैं नपुंसकता रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इनका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिनों के रासायनिक नामों को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी। तो र से आपका रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम। थ से आपका हो जाएगा थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा। पर आप यहाँ का क्या होगा? साइलेंट होगा। ए से आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम। क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। टा से हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। और फी से हो जाएगा फिनोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, जिसमें कोबाल्ट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सभी आप लोग रासायनिक नामों को याद रखिएगा। हमारी ट्रिक क्या होती है? रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायरस से बने होते हैं। जो हमारा वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बात करते हैं वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, ठीक है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं वायरस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं दामोदर नदी की तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का इसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जो आर्द्रता अर्थात नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? वायु की गति मापी जाती है।
वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। एक आपका होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है आपका हाइड्रोमीटर, एक होता है आपका हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव का घनत्व मापता है, और आपका जो आर्द्रता मापने वाला मीटर होता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि हाइड्रो से क्या नापा जाता है और हाइग्रो से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रो से आर्द्रता मापी जाती है, हाइड्रो से जल का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग 21 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 29 जुलाई। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वियना में। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है, वियना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वियना में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगने वाले बल की आवश्यकता, कितना बल की आवश्यकता होगी। तो इससे पहले हमने ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत कराए होंगे। अगर जो लोग हमारे वीडियो में रेगुलर बने रहते होंगे उन्हें यह न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लग रहा होगा। और तो फिर ना पुनः मैं इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, वेग दिया गया है, समय दिया गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। तो बल अज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बल अज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान चाहिए और त्वरण चाहिए। त्वरण यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्वरण को निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालेंगे कैसे, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग आपका कितना दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जो आपका समय कितना दिया गया है, 1/10 सेकंड दिया गया है। 10 ऊपर जाएगा तो 10 × 5 = 50 है। आपका त्वरण कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा। और आपका द्रव्यमान दिया ही गया है तो आप यहाँ से बल निकाल सकते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान आपका कितना दिया गया है, 100 किलोग्राम दिया गया है, और त्वरण कितना दिया गया है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपका द्रव्यमान दे दिया गया है, वेग दे दिया गया है, समय दे दिया गया है, और बल पूछा है। तो बल अज्ञात करने के लिए द्रव्यमान चाहिए और त्वरण चाहिए। तो त्वरण आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। त्वरण निकाल लीजिए, उसके बाद द्रव्यमान और त्वरण का आपस में गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5000 न्यूटन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किस शहर में होगा। तो हाल ही में यह घोषणा की गई है कि भारत की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये मुंबई में किया जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है, 2023 तक। ये जो सुरंग का निर्माण है, समुद्री सुरंग का, इसका निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो बात करते हैं स्वेज नहर की। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर की। तो उत्तर सागर जो
उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर है, वे किसको जोड़ती है? ये कील नहर को जोड़ती है। कील नहर को उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ते हैं। अगर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर इन दोनों के मध्य में स्थित है, पनामा नहर। और स्वेज नहर हमसे पूछा है, स्वेज नहर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज जो नहर होता है उसे लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर किसको जोड़ता है? कील नहर को। कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर किसको जोड़ता है? पनामा नहर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोहे में जंग लगने से। देखिए लोहे में जंग कैसे लगता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो, यानी वायु उपस्थित हो, प्लस क्या हो? जल उपस्थित हो, तभी लोहे में क्या होता है? जंग लगता है। ऑक्सीजन अर्थात वायु, जल अर्थात नमी उपस्थित हो, तो जब ये दोनों उपस्थित होते हैं तो लोहे में जंग लगता है। जब जंग लगता है उसके भार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो और इसके जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3X होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक भी सूत्र पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3X, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होगी अर्थात वायु की मात्रा और जल की मात्रा अर्थात नमी उपस्थित होगी, तो इसमें क्या होगा? जंग लगेगा। जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो शहर इंदौर है लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। जो इंदौर शहर है लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 4 बार पहले स्थान पर आया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना। अभी किसानों के लिए किसान मित्र शक्ति ऊर्जा योजना शुरू की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? देखिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इसके तहत महिलाओं को क्या दिया जाएगा? सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जून। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 ईस्वी को की गई थी। तो इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में इसका मुख्यालय है। अगर बात करते हैं प्रथम भारतीय न्यायाधीश की तो नागेंद्र सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
29, क्वेश्चन नंबर 29 है, पुस्तक माइन कैंप किसके द्वारा लिखी गई है? माइन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष होता है। माइन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई का संबंध ये तैराकी से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो बात करते हैं भारतीय नोट की, तो उस पर टोटल कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? 17 भाषाओं में लिखा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी पूछा जाता है कि 10 रुपये नोट पर किसका चित्र बना होता है, 20 रुपये नोट पर किसका चित्र बना होता है, 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना होता है। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना होता है। जो आपका 10 रुपये का नोट होता है उस पर कोणार्क के मंदिर का चित्र बना होता है। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर होता है उसका चित्र बना होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना होता है? जो नया 20 रुपये का नोट आया है उस पर एलोरा की गुफाएं बनी होती हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये के नोट पर क्या होता है? हम्पी का पत्थर से जो बना मंदिर है वो रहता है। उसके बाद आता है 100 रुपये के नोट पर, तो रानी की बाव है। 200 रुपये के नोट की बात करते हैं तो सांची का स्तूप है। और 500 रुपये के नोट की बात करते हैं तो लाल किला है। और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान है। ठीक है, तो एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। 10 रुपये के नोट पर कौन होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 50 रुपये के नोट पर हम्पी। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप। और आपका 500 रुपये के नोट पर लाल किला होता है। और 2000 रुपये पर के नोट पर आपका मंगलयान होता है। ठीक है, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं होती हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभी आपसे पूछ दिया जाए कि 20 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्र बना होता है, तो एलोरा की गुफाएं। अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा होती है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जब तेजी के साथ आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो आपकी आंखें क्या होती हैं? आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। जब तेजी के साथ आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो आंखें आपकी क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती है। किसके कारण बंद हो जाती हैं? जो आपकी पुतलियाँ होती हैं ना, पुतली, वो आपकी आंखों को ढक लेती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली। पुतली के कारण जो होती है प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कार्निया की बात करते हैं तो कार्निया आप जानते ही हैं, जब मनुष्य का निधन हो जाता है, जो मनुष्य द्वारा दान की जाती है आंखों का हिस्सा, वो कार्निया ही दान की जाती है। रेटिना आप जानते हैं, रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो मनुष्यों द्वारा आंखों का जो दान दिया जाता है वो कार्निया दान दी जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का जो संबंध है वो वायुयान के वेग से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुयान के वेग से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल टोटल कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में जो दूध उतारने के लिए किस हार्मोन
की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, जिससे गाय भैंसों का जो दूध होता है वो एक बैग उतर जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीटोसिन का। इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने की थी, एफ बेटिंग ने। और ये कहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन अगर स्रावित होना बंद हो जाता है तो मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। घृणा प्यार जो आपके अंदर आता है ना, वो किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के। जब आपको हाइपोथैलेमस एक्टिव अधिक मात्रा में हो जाता है तो आपको अधिक मात्रा में क्रोध आएगा, प्रेम उत्सर्जित होगा, आदि जो क्रियाएं होती हैं ये सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा ही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? कह रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु का वेग शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाती है? तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है वेग के वर्ग के, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे ही अगर आप वेग को दोगुना करते हैं, अगर वेग को आप दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग याद कर रखिएगा कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वे वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे ही वेग को दोगुना करेंगे गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथिक इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो होम्योपैथिक का क्वेश्चन आया था। उसमें हमने आपको बताया था कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो होम्योपैथिक के जनक हैं वो हैनीमैन को कहा जाता है। और होम्योपैथिक का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी देश में हुआ है। ठीक है, ये पहले ही वीडियो के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। ठीक है, बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में ही प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या होगा? विजयी हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। देखिए, संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? जो कक्षाएं आपकी होती हैं 2n² के अनुपात में बढ़ती हैं, 2n² के रूप में बढ़ती हैं। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना दिया गया? 12 दिया गया। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना दिया गया? 12 दिया गया। तो 12 को 2n² के रूप में भरिए तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। दूसरी कक्षा में 2 दूना 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बचे 2 8 2 10, बचे कितना? 2।
बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी इसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अभी इसको चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये क्या करेगा कि जो इसके पास जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खुद दान कर देगा, यानी ये दूसरे को दे देगा। तो इसके ऊपर जो आवेश हो जाएगा और जिसकी जो संयोजकता हो जाएगी +2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैग्नीशियम लिखा होगा तो उसके ऊपर 2 प्लस का निशान लगा रहता है, यानी धनावेश का निशान लगा रहता है। इसी कारण लगा रहता है कि ये जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है, जिसके कारण इस पर धनावेशित आवेश आ जाता है। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, जिसका हमने नाम रखा है सिलेक्शन बैच। कम से कम इस सिलेक्शन बैच का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाना है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41, सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सन 1989 में पहला टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर ने खेला। किसके खिलाफ खेला था? तो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। कब खेला था? 1989 में। किस स्टेडियम में खेला था? तो कराची के स्टेडियम में खेला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में पहला टेस्ट मैच। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? देखिए, तरंगदैर्ध्य से संबंधित मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था और इसमें भी आप लोगों को एक बार पुनः रिवीजन आपका करा देता हूँ कि तरंगदैर्ध्य कैसे अज्ञात करते हैं। विबग्योर का नाम आपने सुना होगा, विबग्योर। जैसे इधर से आप इधर बढ़ेंगे तो आपकी तरंगदैर्ध्य लेमडा का मान क्या होगा? लेमडा का मान बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे लेमडा का मान क्या होगा? मिनिमम होगा, और यहाँ पे लेमडा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेमडा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य किसका होगा, तो लाल रंग का होगा। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो बैगनी कलर का होगा। ठीक है, अगर यही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात होती तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हो जाती? इसका उल्टा होता है। जैसे लेमडा का, जिसका लेमडा का मान अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी का मान सबसे कम होगा, और जिसका लेमडा का मान सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी का मान सबसे अधिक होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, विबग्योर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो बात करते हैं वारेन हेस्टिंग की। तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करते हैं तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, एथेनॉइक अम्ल साधारण नाम है। जो एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र। अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है।
अगर बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड का, तो फ्यूमेरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H4O4 होता है। यानी फ्यूमेरिक एसिड का रासायनिक सूत्र C4H4O4 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। और आपका एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक एसिड होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो हमसे क्या पूछा है? शक्ति पूछा है। तो शक्ति बराबर होता है P बराबर mgh/T होता है। m का मान कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। और g का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। h का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और समय आपका कितना दिया गया है? समय 4 दिया गया है। mgh, m का मान 40, g का मान 10 और h का मान 5 दिया गया। और समय आपका t का मान दिया गया है 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाम में 40, 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दाम में 100, 100 का गुणा 5 में करेंगे 500, यानी 500 वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, शक्ति बराबर होता है mgh/T। m आपका द्रव्यमान है, g आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है? आपकी ऊंचाई है, और t आपका समय है। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें करेंट अफेयर्स, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित थे, जो आने वाली किसी भी परीक्षा, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एक दिवसीय एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।